गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को मैं अलग अलग विषयों की बेहतरीन जानकारी प्रस्तुत करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे ये हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो एक बार करके देखिए। आपको लगातार तरह तरह के वीडियोस मिलते ही रहेंगे और ये वीडियोस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इट्स माय प्रॉमिस। इफ यू not interested in this video, please share it so that your friends who are studying about UPSC or something other competitive examination, they must rely upon, yes, I can fulfill my dream, because without going anywhere, just keeping yourself in your room, watch this video with consistently in sharp mind, you will be benefit। आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है BOP अर्थात भुगतान संतुलन। देखिए, भुगतान संतुलन से संबंधित दो प्रश्न हमेशा यूपीएससी और अदर पीसीएस पूछती आ रही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंसेप्ट है दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो संदर्भ है, वो जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमको समझना होगा कि किसी भी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट आखिर है क्या। देखिए, आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोग भुगतान संतुलन बोलते हैं, 1991 भारत के लिए एक चुनौती वाली स्थिति थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1991 के दरमियान बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस की। तो उस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस आया था, तो आखिर क्यों आया था, आखिर होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो स्टार्ट करता हूँ मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को बताना। देखिए, भारत एक देश है और विश्व के अन्य तमाम जितने भी देश हैं, जैसे आपको पता होगा लगभग 200 से 10 के आसपास कंट्रीज है पूरे विश्व में। तो भारत का जो व्यापार होता है वो विश्व के अनेक देशों के साथ होता है। कहीं कहीं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है और विश्व के साथ हम लोग लगातार अन्य विश्व के साथ लगातार व्यापार को बढ़ा रहे हैं। FDI, FII, ये जो होता है, क्या होता है, किसी देश में FDI क्यों ज़्यादा आती है, किसी देश में FDI का प्रवेश किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरता है, ये सारे कंसेप्ट इसी से जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल किसी एक देश का किसी अन्य देश के साथ जो कुछ लेना देना होता है एक निश्चित समय अवधि के दरमियान, अर्थात एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जो आयात निर्यात, जो गुड्स एंड सेवा एक देश भेजता है दूसरा देश खरीदता है, अर्थात जब हम अपने देश में किसी विश्व के अनंत जो सामान खरीदते हैं उसका एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए। इसी रिकॉर्ड को किसी बही खाता में लिखा जाता है। इसी लेखांकन को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, भुगतान संतुलन का अभिप्राय एक ऐसे सांख्यिकीय विवरण से होता है जो एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निवासियों के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ मौद्रिक लेन देन का एक लेखांकन, एक रिकॉर्ड शामिल होता है इसमें। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे फिर से। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीधा मतलब है एक देश का निवासी किसी अन्य दूसरे देश के साथ जो कुछ लेन देन करता है उसकी एक रिकॉर्ड होती है। ओके, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या घटक हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कई घटकों में बांटा जाता है। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को तीन घटकों में बांटा जाता है। इसके लिए आपको समझना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार करने के जो विश्व के जो अन्य हिस्से में जो कुछ भी लेन देन होता है उसको हम लोग जनरली चालू खाता, जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं, नंबर 1। पूंजीगत खाता, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली दो मुख्य तो होता ही है। इसके अलावा वित्तीय खाता भी होता है, लेकिन भारत के लिए सही नहीं है, तो भारत उसको नहीं अपनाता, इसलिए हम लोग दो ही खाता पर विचार करेंगे कि कौन कौन से जो मदे होती है वो चालू खाता में आता है, कौन कौन सा मदे जो है करेंट अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट में आता है। तो आपको पता होगा कि इसके विभाजन और इसके संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि होता कैसे जानेंगे कि ये जो पार्टिकुलर जो चीज़ है या पार्टिकुलर जो घटनाएं घटित हो रही है या लेन देन हो रहा है किस खाता में जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा है कि चालू खाता में दिन प्रतिदिन की जो लेन देन होती है, खरीद बिक्री होती है, आयात निर्यात होता है। ठीक है, ये सब जिससे सरकार का जो दायित्व है उसमें किसी प्रकार की कोई मतलब एक तरह से जिम्मेवारी नहीं आओ, सरकार का कोई मतलब खजाना खाली ना हो जाए, या फिर आपको किसी लोन का जो ऋण है वो चुकाना ना पड़े,
सो ओवरऑल यही है कंसेप्ट, पूंजीगत खाता का नहीं बल्कि चालूगत खाता का। तो चालूगत खाता में एक दृश्यमान वस्तुएं होती है जिसको आयात निर्यात वस्तु, गुड्स, ये सब शामिल होता है, और अदृश्य वस्तुएं भी शामिल होती है। ठीक है, जैसे कि सेवा, सॉफ्टवेयर इत्यादि का जो लेन देन होता है इत्यादि। और इसके अलावा जो भारत से बाहर जो कोई भारत के निवासी है जो अपने देश में रेमिटेंस भेजते हैं, जिसको विप्रवेशन बोलते हैं, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा चालूगत खाता में आता है। ओके, तो अदृश्यमान वस्तुओं में क्या क्या आती है? सेवाएं आता है, विप्रेषण आता है, और भी आय शामिल है। ठीक है, और पूंजीगत खाता और वित्तीय खाता ये किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है कि किसी देश का पूंजीगत व्यय ज़्यादा है या करंट अकाउंट ज़्यादा है। आपको इससे पता चल सकता है कि कोई देश की स्थिति कैसी है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का एक तरह से डेटा है। ठीक है, दूसरा है बाहरी वाणिज्य उधार, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होता है। वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग में क्या क्या आता है? देखिए, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग या बाह्य उधार में क्या क्या आता है? बाह्य उधार में बहुत सा चीज़ आता है, जैसे आपको IMF से लोन मिल सकता है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर जितने भी सरकारी कंपनियां हैं विदेश की या फिर निजी कंपनियां हैं वो भी आपको उधार देती है। तो ये सब के सब बाहरी है। FDI है, FII है, ये सब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जिसको बोलते हैं, ये सब के सब जो होते हैं बाहरी खाते अर्थात बाहरी वाणिज्य उधार के अंतर्गत आते हैं। और FII, FDI बाहरी विदेशी निवेश, या फिर वर्ल्ड बैंक से जो उधार लिया गया हो, या IMF से उधार लिया गया हो, या सार्वजनिक क्षेत्र से या फिर निजी क्षेत्र से जो उधार लिया गया हो, ये सभी के सभी पूंजीगत खाते में आते हैं, क्योंकि इससे सरकार का एक तरह से लायबिलिटीज क्लियर होता है, सरकार को उस पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और ये एक लंबी अवधि के लिए होती है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि आप इसके अलावा त्रुटियां और भूल या चूक भी होती है। कभी कभी भुगतान संतुलन की स्थिति ना होने के कारण इस असंतुलन को बैलेंस ऑफ त्रुटियां या चूक, इस एरर्स एंड ओमिशन के रूप में भी दिखाया जाता है। मतलब भुगतान असंतुलित हो जाता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है कि आपने विश्व के साथ जो लेन देन किया है उसका सही ढंग से आपने रिकॉर्ड नहीं रखा, जिसके कारण आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तरह से त्रुटि उत्पन्न हो गई। ठीक है, एरर्स उत्पन्न हो गए। ठीक है, ये भी कभी कभी कंसिडर किया था, लेकिन भारत के लिए नहीं होता है। कुल मिलाकर बैलेंस ऑफ खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है। आप समझते ही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी का ऊंचा होता है, किसी का नीचा होता है। जैसे हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अधिकांश जो है वो हमेशा मतलब एक तरह से तो घाटे में रहा है। बैलेंस ऑफ क्राइसिस सुना ही होगा तो किसी देश का, लेकिन सब देशों के साथ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में नहीं है, घाटे में नहीं है। जैसे अमेरिका के साथ फायदेमंद में है, बांग्लादेश के साथ फायदेमंद में है, लेकिन चाइना के साथ बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है। हम लोग बैलेंस ऑफ मतलब पेमेंट हमारा जो है माइनस में है, अर्थात $52 बिलियन हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो समझते हैं आप होंगे, यदि कोई कमी होती है तो विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालकर इसे पूरा किया जाता है। जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब क्राइसिस आती है तो विदेशी मुद्रा को खर्च करना पड़ता है, मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है, या विदेशी मुद्रा भंडार इससे कम हो रहा हो तो इस घटना को बैलेंस ऑफ पेमेंट या संकट के रूप में भी जानते हैं, जो कि आपको पता होगा। तो 1991 में हमारे सामने यही संकट उत्पन्न हो गया था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था, फॉरेन एक्सचेंज में विदेशी मुद्रा का मतलब केवल 7 दिनों के लिए बचा हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से छोटा सा कंसेप्ट ही दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो 2 खाता है स्पेशली, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सी मदें करंट अकाउंट में आती है और कौन कौन सी मदें कैपिटल अकाउंट में आता है, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। देखिए, दिन प्रतिदिन की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसको करंट अकाउंट में रखा जाता है। ठीक है, जिससे सरकार का दायित्व या सरकार की लायबिलिटीज जिससे क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जाए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो दिन प्रतिदिन की होने वाली क्रिया है, इसके अलावा अगर आपको विदेशी उधार मिलता है और उस उधार पर जो इंटरेस्ट चुकाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना होगा करंट अकाउंट में है, इंटरेस्ट नॉट लोन। दूसरा बात है, आपको अगर ग्रांट मिल गया, माने अनुदान मिल गया किसी विदेशी संस्था से या फिर कोई विदेशी सरकार से, तो वो भी करंट अकाउंट का हिस्सा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा FDI, FII, विदेशी लोन,
ये सरकार पर एक तरह से दायित्व क्रिएट करता है। सरकार का डिस इन्वेस्टमेंट हो तो उससे भी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा फंसाया जाता है विदेशी कंपनियों के द्वारा, वो भी आपको कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। लेकिन अगर रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस जो है इससे करंट अकाउंट में रखा जाता है। ओके, अब अगर सोचिए कि किसी देश का करंट अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, सुना होगा आपने। ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है, और ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है, आपको पता होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य मदे, अदृश्य मदे, ठीक है, विजिबल और नॉन विजिबल, ये करंट अकाउंट में है, ठीक है। मेरे ख्याल से ओवरऑल दिस इज सफिशिएंट, बट एक बात आपको जान लेना होगा कि किसी भी देश का सरप्लस और जो डेफिसिट होता है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के सम्मेशन के पश्चात पता चलता है कि किसी देश ने कितना दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात किया है। ओवरऑल किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके मूल्य, उसके मुद्रा का अवमूल्यन कब होता है। करंट अकाउंट अगर आपका डेफिसिट में है तो ये बार बार आपके लिए चुनौती होती है। तो किसी भी देश को बाहरी उधार लेना पड़ता है, जिससे सरकार की कमजोरियां झलकती है। ठीक है, बाहरी उधार अगर कैपिटल अकाउंट के रूप में लिया जाए तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, विकास हो सकता है। लेकिन अगर उसका अधिकांश भार अगर राजस्व अकाउंट में हो, यानी करंट अकाउंट में हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का मैटर हो सकता है। तो इस वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए। अगर अच्छा लगता है तो मैं कुछ ही दिन बाद बेहतरीन तरीके से इसको और भी अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।